हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र का पर्यावरण पारिस्थितिकी का सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो इसको मैं पर्यावरण सतत विकास काफ़ी बड़ा है, तो इसको पार्ट 1, 2, 3 जैसे जितना भी हो सकेगा, जैसे भी सुटेबल होगा उस पार्ट में लाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ इसका नाम मैं पहले लिख दूंगी ताकि आप लोगों को वीडियो खोजने में टाइम ना मिले। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमी, सबके घटना चक्र के सीरीज चल रहे हैं। उसको आप ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर यूपीएससी और पीसीएस के सारे एग्ज़ाम, जितने पीसीएस स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, सब में कितना बेनिफिट्स पहुँचाता है ये घटना चक्र, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इवैल्यूएशन के साथ आंसर होते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, जो बहुत ही यूज़फुल होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो जाइए उसको देखिए। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो आपकी डेली लगभग जैसे भी होगा टाइम, अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं, रेयरली ही नहीं आ पाएगा, नहीं डेली आपके लिए वीडियो आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके। तो आज तो आज हम करेंगे सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन पर्यावरण पारिस्थितिकी की। तो इसमें जो अध्याय है, अध्याय 1 पर्यावरण एवं सतत विकास, दूसरा है पारिस्थितिकी, तीसरा है जैव विविधता, चौथा है हरितगृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षरण, छठवां है वन एवं वन्य जीव, और सातवां अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व, और आठवां है वैकल्पिक ऊर्जा, और नौवां प्रदूषण, और 10वां है जल संरक्षण, और 11वां विविध है। तो ठीक है, इसमें से हम पहला वाला चैप्टर आज करेंगे, और जिसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट में लाएंगे, एक दो पार्ट में, जो भी हो उसी पार्ट में करेंगे। तो पहला है पर्यावरण एवं सतत विकास। तो इसको करते हैं। पर्यावरण सतत विकास में पहले हम करेंगे पर्यावरण के बारे में। तो ठीक है, पर्यावरण को आप समझेंगे पर्यावरण क्या है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से घिरे हैं, उनको पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण के ये जैविक और जैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर तक घिरे भौतिक जैविक दशाएं और उनके अंतरक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमारे चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। तो आप देखेंगे पर्यावरण है, पर्यावरण लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर, बायोस्फियर और हाइड्रोस्फियर से घिरा हुआ है, मतलब जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल से घिरा हुआ है। उसके बाद जीव मंडल में पौधे जंतु आ जाते हैं, स्थल मंडल पर्वत मैदान मरुस्थल आ जाते हैं, और जल मंडल में हिमनद, झील, नदी, सागर आ जाते हैं, और वायुमंडल में समताप मंडल, क्षोभ मंडल ये सब आ जाते हैं। तो ये सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाओं तंत्रों से इनकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संघटक हैं। पहला है अजैविक, जिसे भौतिक बोलते हैं। अजैविक मतलब जिसमें जीव ही ना हो। तो स्थल, वायु, जल आदि। और जैविक क्या है? पादप जंतु, मतलब जो जीव जिसमें हो, जैसे पादप जंतु, सूक्ष्म जीव। सांस्कृतिक मानव निर्मित गतिविधियां क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। तथा पर्यावरण कई संगठनों से निर्मित होती संरचना है। यह सभी जैविक अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, कुछ कारक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को वृहद या लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जीवाणु पर्यावरण को, पर्यावरण कारक क्या है? संसाधन के रूप में, नियंत्रण के रूप में, और विभिन्नताएं कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रकार और स्थलाकृति में अंतर। और इनके स्तर की बात करें तो स्तर है जीवाणु का पर्यावरण में लघु स्तर है, और वृक्ष का बृहत स्तर है। संगठक की बात करें तो भौतिक, जैविक, ऊर्जा ये सब है। तो भौतिक में स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, और जैविक में हो गया मनुष्य, पादप जंतु, सूक्ष्म जीव, और भूतापी हो गया ऊर्जा में। ठीक है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन करते हैं। तो पर्यावरण से अभिप्राय देखते हैं। पहला है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है।
उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी है भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। तो ये सारों ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। तो पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण बनता है जीवी घटकों से, भू आकृतियों से या जैविक घटकों से, मतलब सभी सही है। आगे है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। तो परिचालन पर्यावरण नहीं है। तो इसके पर्यावरण के समानता पर्यावरण को भौतिक, सांस्कृतिक और जैविकी पर्यावरण में वर्गीकृत किया गया है। और धारणीय विकास, अभी हो गया पर्यावरण के बारे में, अब पढ़ेंगे धारणीय विकास या सतत विकास क्या है। इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। धारणीय विकास है विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। मतलब आज की आवश्यकताओं को ध्यान के साथ, मतलब आगे की भी पीढ़ी के बारे में सोचना पड़ता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या 1987 में वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। आगे देखते हैं, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में द्वारा 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट था? आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसी विकास है जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु जैव, भौतिक और सामाजिक परिस्थिति पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संग्रहित की जा सके। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण की निर्रोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। ये याद कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों को निर्धारित करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होते हैं। तो टिकाऊ विकास की सूचनाएं क्या है? पर्यावरण संबंधित सूचनाएं जैसे जैविक अधिवास से संबंधित है, प्राकृतिक संसाधन संबंधित है, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संबंधित है और वर्तमान की पर्यावरण स्थिति संबंधित है। और मनुष्य उसकी क्रियाकलाप संबंधित क्या है? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन और खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय और तकनीकी स्तर, ये सब टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं हैं। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीकी, सांख्यिकी विधि और भौगोलिक सूचना तंत्र का पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला ए है कथन है और कारण, मतलब क्या ये कारण इस कथन की पुष्टि करता है, ये देखना है। तो पढ़ते हैं, सतत विकास मानव समाज कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करे। तो ये दोनों ही सही है, कथन कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति उपरांत धारणीय मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा की गई, आरंभ की गई। वह प्रतिवेदन था, वो क्या था? जलवायु परिवर्तन पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फ्यूचर। तो अभी आपने पढ़ा आवर कॉमन फ्यूचर था। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या हुआ तो देखेंगे। तो पहले हुआ था, पहले इसमें देखते हैं, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो ये हुआ था 1992 में। ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट कब हुआ था? ये 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1989 में, 1989 में। और द लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था इसका 1972 में। तो क्रोनोलॉजी लगानी है तो पहला हो जाएगा बी, यहाँ पर आप मिला लीजिए। तो लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट का आया था 1972 में।
रियो पृथ्वी सम्मेलन 92 में आया था, ब्रटलैंड आया था 1987 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में। आगे पढ़ते हैं। बधारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो वह है प्राकृतिक संसाधन के। तो सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना है, उपयुक्त सभी, तो सभी इम्पोर्टेंट है। तो अब अगला है प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र के बारे में। तो पर्यावरण में विभिन्न अजैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय रूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्र एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्र प्रकृति में कार्बन जल चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया में ज्वालामुखी प्रक्रियाओं में से जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। सुपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन चक्र कैसे बनता है। तो ये पौधा है जो कार्बनिक यौगिक पादप है, मतलब कार्बनिक यौगिक है। और इससे क्या होगा, जंतु जो होंगे, जंतु भी होंगे कार्बनिक यौगिक, जंतुओं से पेट्रोल बनता है, कार्बनिक कार्बोनेट सल्फर बनता है, और कोयला बनता है, चूना पत्थर, और कार्बोनेट पानी में घुलता है। श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया में CO2 मुक्त हो जाती है, और CO2 मुक्त होकर के फिर इसको प्लांट लेते हैं, फिर प्लांट इस तरह से साइकिल चलती रहती है। ध्यातव्य है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये मूल रूप से ग्रेफाइट और हीरा के रूप में पाया जाता है। तो जो ग्रेफाइट और हीरा होता है कार्बन का ही रूप होता है। यौगिक के रूप में वायुमंडल में वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन भी भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण करते हैं। वही दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्रों को चालित करती है, जल का वाष्पीकरण करती है, वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी वर्षा बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल की नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाती है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं जल चक्र क्या है। तो जल चक्र में क्या होता है, ये समुद्र है, नदियां हैं, तो इसका वाष्पीकरण हो, सूर्य का प्रकाश से पड़ेगा जिससे वाष्पीकरण होगा, फिर बादल बनेगा, फिर प्लांट के द्वारा भी ट्रांसपीरेशन होता है जिससे बादल बनता है, फिर कम तापमान में संघनित होकर के वर्षा करते हैं जो पर्वतों और जमीन में घुसते हैं। देखो अंतर जल मतलब जमीन के अंदर जो पानी रहता है, फिर वाष्पीकरण होगा, ऐसे होगा। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। देखो जो जल भूमि में चला जाएगा इसको प्लांट एब्जॉर्ब करके ऐसे ट्रांसपीरेट कर देंगे। आगे देखते हैं जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा जल का शोषण होता है। मूल रोम मतलब जड़, जड़ का जो नीचे का पार्ट होता है जो मूल रोम होता है, ऐसे ऐसे निकला हुआ जो छोटा छोटा। तो ठीक है, पौधे अधिकांश प्रतिरोपण के कारण, मतलब प्रतिरोपण में जब प्लांट को एक जगह दूसरी जगह पर लगाते हैं तो प्रतिरोपण होता है जिसकी अगर मूल रोम टूट जाता है तो वो लगता नहीं है। मतलब मूल रोम क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल वगैरह को। तो ध्यातव्य मूलरोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। इन मूलरोम द्वारा पौधे भूमि से जल का शोषण करते हैं। मूलरोम की कोशाभित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। इसके साथ इनके कुछ पेक्टीन भी पाया जाता है। पेक्टीन के कारण ही मूलरोम मृदा से चिपके रहते हैं। मूलरोम की कोशिका भित्ति में परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मतलब एक पतली सी झिल्ली होती है जो मतलब मिनरल वगैरह को छान करके दूसरी तरफ करती है। तो ये है कम परासरण, परासरण मतलब ऑस्मोसिस, और मृदा विलयन और कम सांद्रता, कम सांद्रता मतलब हल्का। अंतर शोषण होता है, फिर अधिक परासरण होता है। अधिक ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे किशमिश होता है, किशमिश को क्या करते हैं जब अगर इसको पानी में आप डालिए तो क्या होगा, तो बाहर क्या होगा, वाटर का हाई कंसंट्रेशन होगा और किशमिश के अंदर लोअर कंसंट्रेशन होगा। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो वो क्या होगा, वो होगा अधिक परासरण, मान लो हो गया। और ये बाहर निकल गया तो कम परासरण, ये मतलब कम परासरण मतलब ये कम अब्सॉर्ब करेगा, ये बात हुई। तो मूल रोम का रिक्तीकरण और मूल रोम अधिक सांद्रता, ठीक है।
इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरक फर्टिलाइजर जो डालते हैं प्रयोग यदि शीघ्र ही जल से खेतों का सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिससे जड़ के मूलरोम द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्त भूमि जल जो मतलब अवेलेबल सॉइल वाटर, मृदा के तापमान, भूमि विलयन सांद्रता व मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करती है। इस प्रकार जलमंडल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता रहता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में है ऊपर्युक्त में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ती है क्या? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय और ज्वालामुखी क्रियाएं। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, बाकी तीनों होंगी 2, 3, 4, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण CO2 का ऑक्सीजन निकलता है। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण बढ़ाता नहीं बल्कि मेंटेन करता है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है, अभी बताया आपको। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किससे? वायुमंडल की नमी में, क्योंकि वर्षा जितनी होगी वायुमंडल नमी उतनी होगी। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि नई मिट्टी में स्थित खनिज पदार्थ नहीं होते हैं। अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। प्रतिलोपन के दौरान मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। अब वायुमंडल है। वायुमंडल के बारे में कल पढ़ेंगे। और ये जो जितना पढ़ाया गया आपको ये कैसा लगा बताइएगा जरूर। और ये इन्वायरमेंट का वीडियो और बहुत सारे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ाए जा रहे हैं आपके लिए। सबको एंजॉय करिए, देखिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। ये घटना चक्र का सीरीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, हम करवा रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है कि पीसीएस के बहुत सारे एग्जाम जो भी होते हैं या फिर जो भी वन डे एग्जाम होते हैं या फिर आईएएस के भी खुद देख लीजिए आप, सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आईएएस के ही क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। बीपीएससी है, एमपीपीसीएस है, सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और इन्वायरमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इससे तो डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप डेट भी देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे तो बहुत सारे ऐड भी नहीं है। तो आप इसको देखिए, रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। तो अपने दोस्तों को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।